हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे, बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। प्रारंभ करते हैं राजस्थान के किले एवं दुर्ग। आज अंतिम क्लास है किले एवं दुर्ग की। 3 किले बचे हुए हैं, सिवाना का किला, लोहागढ़ का किला और अचलगढ़ का किला। तीनों के तीनों किले आज इसी क्लास के अंदर देखने वाले हैं और राजस्थान की किले व दुर्ग जो है इस क्लास के अंदर समाप्त करने वाले हैं। चलते हैं सबसे पहले सिवाना के किले से। सिवाना के किले के बारे में बात करते हैं कि सिवाना का किला क्या विशेषता रखता है। किस जिले के अंदर है? तो ये सिवाना का किला जो है ये बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पे है मेरे साथियों? बाड़मेर के अंदर है। और ये गिरि दुर्ग की विशेषता रखता है मेरे साथियों। शुक्र नीति के अनुसार कौन सा दुर्ग? गिरि दुर्ग जो है इसकी विशेषता रखता है। कौन सा? सिवाना का किला, बाड़मेर सिवाना का किला। फिर इसके निर्माण की बात करते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया। किसकी बात करें मेरे साथियों? इस किले के निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया, तो इसका निर्माण जो है नाम मिलता है हमें वीर नारायण। क्या नाम मिलता है? वीर नारायण पावार जो है इन्होंने निर्माण करवाया था 10वीं शताब्दी के अंदर, ऐसा कहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये याद करना पड़ेगा कि वीर नारायण पवार ने इस किले का निर्माण करवाया था 10वीं शताब्दी के अंदर। फिर हम इसी सिवाना किले के बारे में और बात करें तो ये जो है किला मारवाड़ के राजाओं का, मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी रहा है। सिवाना का जो किला है ये मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी रहा है। यानी संकट के समय जो है मारवाड़ के राजा सिवाना को अपनी राजधानी मानते थे, सिवाना के किले में आके रहते थे और यहाँ से जो है समस्या का समाधान करते थे। ये बात हमें देखने को मिलती है सिवाना के दुर्ग के अंदर। फिर एक बात और देखो, इसी दुर्ग के बारे में कहते हैं, सिवाना दुर्ग के बारे में, कि सिवाना का जो दुर्ग है ये जालोर दुर्ग की, जालोर दुर्ग जो है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, इस जालोर दुर्ग की क्या है मेरे साथियों? कुंजी है। कि अगर जालोर दुर्ग को खोलना है तो पहले सिवाना दुर्ग को खोलना पड़ेगा। यानी जालोर दुर्ग से पहले सिवाना को देखना पड़ेगा, उसके बाद में जालोर दुर्ग की बात करेंगे। तो कुंजी ये पहले जो है इस जालोर दुर्ग की क्या है? कुंजी कौन है? सिवाना दुर्ग है, ये कुंजी है। उसके बाद में हमें लोक मिलेगा, फिर इस लोक में लगा के हम खोलेंगे। तो सिवाना दुर्ग जो है ये जालोर दुर्ग की क्या है? कुंजी है। फिर हम बात करें इस सिवाना दुर्ग के अंदर 1308 ईस्वी की, 1308 ईस्वी की बात करें। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था सिवाना के दुर्ग में। उस समय सिवाना के दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी का जो सामने करने वाला व्यक्ति जो है, शासक जो है, वो शीतल देव है। लेकिन कुछ बुक के अंदर शीतल देव मिलता है, कुछ बुक के अंदर सातल देव मिलता है। तो दोनों बात ध्यान में रखनी है कि शीतल देव और सातल देव दोनों एक ही व्यक्ति है। उस समय शीतल देव या सातल देव अलाउद्दीन खिलजी का सामना करता है। तो लिखते हैं 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी खिलजी का आक्रमण सामना कौन करेगा? शीतल देव या सातल देव जो है ये सामना करता है। इस युद्ध के अंदर क्या होता है? शीतल देव वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इस युद्ध के अंदर क्या होता है? सातल देव या शीतल देव वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इसी युद्ध को सिवाना का
प्रथम शाखा कहती है। इसी युद्ध को सिवाना का प्रथम शाखा कहती हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब दूसरा एक और शाखा है, किस समय हुआ उसकी बात करिए। अकबर के समय के अंदर बात करिए। अकबर के समय में जोधपुर का जो उदय सिंह है उसके बीच वह सिवाना के अंदर दुर्गपति सिवाना का कल्ला राठौड़, इन दोनों के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है, जिसे कहती हैं सिवाना का दूसरा शाखा। तो लिखो जोधपुर का उदय सिंह व कल्ला राठौड़, सिवाना का क्या है मेरे साथियों, दुर्गपति है। सिवाना का जो किला है इसका कल्ला राठौड़ दुर्गपति है के मध्य युद्ध। इस युद्ध के अंदर कल्ला राठौड़ जो है ये वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं, ये वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। इसी युद्ध को क्या कहती हैं, दूसरा शाखा कहती हैं सिवाना का। क्या कहती हैं मेरे साथियों, दूसरा शाखा कहती हैं। और शाखा जब होता है तब आपको पता है जौहर प्लस केसरिया होता है तब शाखा होता है। अगर दोनों में से एक को लीड किया जाता है तब ये अर्ध शाखा कहलाता है। क्या कहलाता है, तब ये अर्ध शाखा कहलाता है। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सिवाना का जो दूसरा शाखा है वो कब हुआ, वो किसके मध्य होता है, तो उदय सिंह व कल्ला राठौड़ युद्ध करती हैं। और इस युद्ध के अंदर कल्ला राठौड़ जो है ये वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। और वीर गति को प्राप्त होने के बाद में दूसरा शाखा होता है। तो ये दूसरा शाखा होता है। अगर आपसे सन पूछ ले, अगर सन हो तो आप ध्यान में रखना 1589 या 1590 की बात है, ठीक है। ये एग्जैक्ट सन है। इसके अंदर जौहर की बात करें तो भान गंवर ने क्या किया था, जौहर को लीड किया था। और केसरी आपको पता है कल्ला राठौड़ ने लीड किया। अब आगे बात करती हैं इसी किले के बारे में। इसी किले के बारे में एक दो बातें और है वो भी हम देख ही लेते हैं, इसी पेज पे देख लेते हैं, आगे चलने की जरूरत नहीं है। इस 1308 ईस्वी का जो प्रथम शाखा है, इस युद्ध के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पे अधिकार कर लिया था और सिवाना का नाम बदल के क्या कर दिया था, खेराबाद कर दिया था। खिदर खां के नाम पे इसका नाम क्या कर दिया, खेराबाद कर दिया था। बस इतनी सी बात है जो आपको सिवाना दुर्ग के अंदर ध्यान में रखनी है। सिवाना का किला बाड़मेर जिले के अंदर है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। सिवाना का जो किला है इसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था, 10वीं शताब्दी के अंदर करवाता है। मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी है। जालोर दुर्ग की क्या है, कुंजी है। इसके बाद में 1308 में अलाउद्दीन खिलजी व सातल देव या शीतल देव के मध्य युद्ध होता है। इसी युद्ध को कहती हैं सिवाना का प्रथम शाखा। और जोधपुर का उदय सिंह व कल्ला राठौड़ या रायमलोत के मध्य युद्ध होता है, इसको कहते हैं दूसरा शाखा। सन मिलता है 1589 89 या 90 का जो सम है ये सन हमें मिलता है। तो ये टाइम पीरियड है इस युद्ध का, ये ध्यान में रखना है। और 1308 के युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना किले का नाम बदल के क्या कर दिया था, खेराबाद कर दिया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि किसका नाम बदल के अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालाबाद कर दिया था। कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना कि जलालाबाद जो है ये किसका नाम किया गया था। अब बात करें सिवाना के बाद में हमारा जो दूसरा किला है उसकी बात करती है। तो दूसरा जो किला है हमारा वो आता है लोहागढ़। लोहागढ़ का किला, इस लोहागढ़ के किले के बारे में बात करें तो ये लोहागढ़ का किला जो है ये कहां पे है मेरे साथियों,
भरतपुर के अंदर आता है। कहाँ पे आता है? भरतपुर के अंदर आता है। इसी किले की अगर मैं नाम की ओर बात करूं तो इसी किले को कहती हैं सोहार का किला। कौन सा किला? सोहार का किला भी इसी किले को कहती हैं। इसी किले का प्रारंभिक नाम की बात करूं, मैं इसी किले के प्रारंभिक नाम की बात करूं तो इस किले का नाम आता है खेमकरण। क्या नाम है? खेमकरण जाट है ये। खेमकरण जाट। खेमकरण जाट की चौभुजा गढ़ी। चौभुजा गढ़ी इसका प्रारंभिक नाम निकल के आता है। ये बात आप ध्यान में रखोगे। फिर हम बात करें ये शुक्र नीति के अनुसार कौन सी श्रेणी के अंदर आता है मेरे साथियों? तो ये आता है पारीख दुर्ग की श्रेणी के अंदर। पारीख दुर्ग की अपने आप में क्या रखता है? विशेषता रखता है। फिर अगर हम बात करें इसके बाद में इसके निर्माण कार्य की कि इस किले का निर्माण जो है ये किसने करवाया, तो इस किले का निर्माण जो है ये महाराजा सूरजमल जी जाट के द्वारा निर्माण करवाया गया। कौन सा किला? लोहागढ़ का किला। कौन सा किला मेरे साथियों? लोहागढ़ का किला जो है इसका निर्माण करवाया गया था। सन की बात करें तो सन मिलता है 1733 से 41 ईस्वी के मध्य कहती हैं इसका निर्माण हुआ था मेरे साथियों। क्या हुआ? निर्माण हुआ। किला निर्मित जो है इन्हीं के समय हुआ। और बात करें इसी लोहागढ़ के किले के बारे में कहती हैं कि ये क्या है? मिट्टी से निर्मित किला है। किससे बना हुआ किला है? मिट्टी से बना हुआ किला। कौन सा है मेरे साथियों? तब आपको बताना है लोहागढ़ का जो किला है ये क्या है? मिट्टी से निर्मित किला है। मिट्टी से निर्मित किला है। इसी किले को राजस्थान का कौन सा किला? ये ही किला। कौन सा? लोहागढ़ का किला। इसी किले को राजस्थान का सिंह द्वार कहती हैं। क्या कहती हैं? राजस्थान का सिंह द्वार कहती हैं। इसी किले को पूर्वी सीमा का प्रहरी कहती हैं। राजस्थान का सिंह द्वार व पूर्वी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। लोहागढ़ का किला राजस्थान का सिंह द्वार व पूर्वी सीमा का क्या है मेरे साथियों? प्रहरी भी है। पूर्वी सीमा पे यही किला है। ये बात भी ध्यान में रखोगे। इसी किले को लोहागढ़ का किला है। इसी किले को अजय दुर्ग भी कहती हैं या अजयगढ़ भी कहती हैं। ये बात भी आप ध्यान में रखोगे। अजय दुर्ग या अजयगढ़ भी इसी किले को कहती हैं। ये बात आप ध्यान में रखोगी। और देखो इसके बारे में और क्या जानकारी है? और भी बहुत सी जानकारी है। इस किले के चारों तरफ एक खाई बनी हुई है। इस किले के चारों तरफ एक खाई बनी हुई है जिसके अंदर पानी लाया जाता है सुजान गंगा के द्वारा। तो वो भी हम देखते हैं कि कौन सी खाई है और किस नदी के द्वारा इसकी खाई के अंदर पानी लाया जाता है, पानी छोड़ा जाता है। खाई पहले दुर्ग के चारों तरफ खाई बना दी जाती थी कि अगर कोई आक्रमणकारी आता है तो उसे हमारे किले पे गाड़ी में समस्या हो, और समस्या होगी तो वो कोई ना कोई समाधान करेगा। इतने में किले के अंदर जो सैनिक है वो तैनात हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे युद्ध के लिए। समय मिल जाता था, इसीलिए खाई वगैरह बना दी जाती थी। तो बात करती है हम उस खाई की। तो बात करती हैं उस खाई की। देखो मोती झील सी,
मोती झील से कौन सी गंगा है मेरे साथियों, ध्यान से देख लेना। सुजान गंगा के द्वारा, सुजान गंगा के द्वारा पानी लाकर खाई के अंदर छोड़ा जाता था। सुजान गंगा मोती झील से पानी लेके आती थी और लोहागढ़ का जो किला है इसके खाई के अंदर उस पानी को भर दिया जाता था। खाई के अंदर पानी की व्यवस्था मोती झील से सुजान गंगा के द्वारा की जाती थी। यह बात आप ध्यान में रखोगे मेरे साथ। इस किले के अंदर 8 बुर्जें हैं। क्या है? इस किले के अंदर 8 बुर्जें हैं। उन 8 बुर्जों के बारे में भी हमें बात करते हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि 8 बुर्जें कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करें हम जवाहर बुर्ज की। कौन सी बुर्ज मेरे साथियों? जवाहर बुर्ज की बात करें तो इस जवाहर बुर्ज के अंदर, इस जवाहर बुर्ज के अंदर राज तिलक की व्यवस्था होती थी। जो क्या है, भरतपुर के लोहागढ़ के अंदर उस समय जब राजा बनते थे तो उनका राज तिलक जो है वो इसी बुर्ज के अंदर किया जाता था। यानी जवाहर बुर्ज जो है ये क्या है? राज तिलक स्थल है। तो आप लिख सकते हो राज तिलक स्थल। अगर आपसे कोई पूछ ले कि लोहागढ़ किले के अंदर राज तिलक स्थल की व्यवस्था या राज तिलक स्थल कौन सा है, ऑप्शन में दे दे जवाहर बुर्ज, 3 बुर्जें और दे दे, तब आपको बताना है कि क्या है। जवाहर बुर्ज जो है ये क्या है? राज तिलक स्थल है। कौन सा स्थल है? राज तिलक स्थल है। इसके बाद में हम बात करें दूसरी बुर्ज की तो दूसरी बुर्ज आती है फतेह बुर्ज। कौन सी बुर्ज आती है मेरे साथियों? फतेह बुर्ज आती है। जवाहर बुर्ज के बाद में हम बात करें एक जो हमारी दूसरी बुर्ज जो है ये कौन सी बुर्ज है मेरे साथियों? फतेह बुर्ज आती है। पहली बुर्ज की बात ध्यान में रखना कि ये जो बुर्ज है ये कौन सी बुर्ज है? राज तिलक स्थल वाली बुर्ज जो है ये जवाहर बुर्ज है। कौन सी? राज स्थल या फिर राज तिलक स्थल वाली बुर्ज जो है ये जवाहर बुर्ज है। ठीक है। इसके बाद में फतेह बुर्ज आती है। फतेह के बाद में एक बुर्ज और लिखो, सिनसनी बुर्ज। सिनसनी बुर्ज जो है ये फतेह बुर्ज के बाद की बुर्ज है, तीसरी बुर्ज है। इसके बाद में भी अभी 5 बुर्जें और पड़ी है। इसके बाद में भी 5 बुर्जें और पड़ी है। एक बुर्ज और लिखो, बेसावली बुर्ज। चौथी बुर्ज कौन सी मेरे साथियों? भैसावली बुर्ज जो आती है वो भी इसी किले के अंदर में, इसी किले के अंदर है मेरे साथियों। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में एक और लिखो, गोकुला बुर्ज। कौन सी बुर्ज मेरे साथियों? गोकुला बुर्ज जो है वो भी यहीं पे आती है। फिर लिखो कालिका बुर्ज। कालिका बुर्ज कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। इसके बाद में 2 बुर्जें और बचती है। जो बुर्जें इस प्रकार है हम देख लेती हैं अभी इसी क्लास के अंदर। कुल 8 बुर्जें हैं जिसको आप ध्यान में रखोगे। सबसे पहले जो बुर्ज है ये जवाहर बुर्ज है, जिसको क्या है ध्यान में रखना है। ध्यान में रखने का कारण ये है कि इस बुर्ज के अंदर क्या होता था? राज तिलक होता था मेरे साथियों। क्या होता था? राज तिलक होता था। और बाकी जो बुर्जें हैं इनको हमें ध्यान में रखेंगे। तो आगे देखते हैं 2 बुर्ज हमारी कौन सी बचती है। तो देखो आगे जो बुर्ज है वो बुर्ज ये है बाघर वाली बुर्ज। कौन सी? बाघर वाली बुर्ज। बाघर वाली बुर्ज। और अंतिम जो है ये नवल बुर्ज है। कौन सी बुर्ज है मेरे साथियों? नवल बुर्ज या नवल सिंह बुर्ज। तो ये 8 बुर्जी हैं, जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज, सिनसनी बुर्ज, भैंसावली बुर्ज, गोकुला व कालिका
और बागर वाली व नवल सिंह बुर्ज, 8 बुर्जी हैं। इनको आप ध्यान में रखना नहीं है, लेकिन ये जवाहर बुर्ज ध्यान में रख लेना है, ये एक महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करें इस किले का जो दरवाजा है, इस किले का जो दरवाजा है, इस किले का दरवाजा जो है ये बहुत आकर्षित है। आकर्षित है क्योंकि ये जो दरवाजा है 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी के अंदर, ध्यान में रखना, दिल्ली का जो लाल किला है, दिल्ली का जो लाल किला है, उस किले का जो दरवाजा है वहां से उखाड़ दिया गया था। किसके द्वारा? तो जवाहर सिंह के द्वारा। 1765 में जवाहर सिंह के द्वारा, दिल के द्वारा दिल्ली के लाल किले से उतार कर ले आए थे। तो ये दिल्ली के लाल किले का जो दरवाजा है ये लोहागढ़ में लगा हुआ है, इसीलिए बहुत आकर्षक दरवाजा है, बहुत आकर्षक दरवाजा है। और लिख लेना, इसी के अंदर लिख लेना, यह है अष्ट धातु का बना हुआ दरवाजा है। अष्ट धातु का बना हुआ दरवाजा जो है ये बहुत आकर्षक है, जिसे महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले से उतार लिया था। तो ये है हमारे लोहागढ़ किले के बारे में जानकारी। कौन से किले के बारे में? लोहागढ़ किले के बारे में जानकारी। लोहागढ़ का किला भरतपुर के अंदर है। इसी किले को सोहार का किला कहा जाता है। इसी किले का प्रारंभिक नाम, प्राचीन नाम की बात करें तो खेमकरण जाट की चौबुर्जागढ़ी जो है इसी किले का प्रारंभिक नाम था। पारीख दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। निर्माण की बात करें तो महाराजा सूरजमल जाट द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1733 से 1741 के मध्य निर्मित हुआ। यह जो किला है ये मिट्टी से निर्मित किला है। कौन सा किला? मिट्टी से निर्मित किला है। इसी किले को अजय दुर्ग भी कहा जाता है। इसी किले को राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है। इसी को पूर्वी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। मोती झील से सुजान गंगा के द्वारा इसी किले की खाई के अंदर पानी भरा जाता है। 8 बुर्जें हैं जिसमें से जवाहर बुर्ज आपको ध्यान में रखनी है। इसी किले का जो प्रवेश द्वार लगा हुआ है वो अष्ट धातु का बना हुआ एक आकर्षक दरवाजा है, विशेष आकर्षक दरवाजा है, जो क्या है, महाराजा जवाहर सिंह द्वारा 1765 ईस्वी में लाल किले के दरवाजा जो था उसे उतार के लोहागढ़ के अंदर ले आए थे और यहाँ पे लगा दिया था। अब हमारा अंतिम किला जो आता है वो आता है अचलगढ़ का किला। अचलगढ़ के बारे में हम लगभग बातें जो है वो इतिहास के अंदर करके आ जाती हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ बातें जो है वो यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखते हैं मेरे साथियों कौन सा किला? अचलगढ़ का किला। अचलगढ़ का किला मेरे साथियों है माउंट आबू सिरोही। कहाँ पे? माउंट आबू सिरोही है। माउंट आबू की जब बात आती है तब आप समझ ही जाते हो कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शिखर है, तो कौन सी श्रेणी में आएगा मेरे साथियों? गिरी दुर्ग की श्रेणी में आएगा। बहुत ऊंची ऊंची गिरियां हैं, उन गिरी पे है। इस किले के बारे में बात करें तो इस किले के बारे में कहा जाता है कि इसे परमार वंश के शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया? परमार वंश के शासकों ने इस किले का निर्माण करवाया। तो लिखो, परमार वंश के शासकों द्वारा निर्माण होता है अचलगढ़ का। इसी किले का पुनः निर्माण, इसी किले का पुनः निर्माण जो है इसके बारे में लिख लेना। इसी किले का पुनः निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा इसी किले का क्या होता है?
पुण्य निर्माण होता है। दोबारा वर्तमान स्वरूप जो है अचलगढ़ को कौन देती है? महाराणा कुंभा देती है। इस किले का निर्माण का उद्देश्य देखो, इस किले के निर्माण का उद्देश्य था जो गुजरात से संबंधित आक्रमण होते थे उनसे सुरक्षित राहदास के सुरक्षित करना था। निर्माण का उद्देश्य है मेवाड़ को गुजरात से संबंधित आक्रमणों से सुरक्षित करना था। इसीलिए अचलगढ़ किले का निर्माण करवाया कि मेवाड़ पे जो गुजरात से आक्रमण हो रही है उनसे सुरक्षित किया जा सकता है अचलगढ़ किले के द्वारा, इसीलिए इसका निर्माण करवाया गया। निर्माण का उद्देश्य अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस किले के अंदर और क्या है? एक रानी थी, एक रानी ही जगी के होगी किले में रहती औखी होने लगी। क्या होने लगी? औखी होने लगी। रानी औखी होने लगी जब राजा के करीबी खातिर बिंगो अलग महल बना दियो, बिंगो अलग ऑफिस बना दियो, तो बिंगो नाम रख दियो ओखा रानी का महल। अचलगढ़ किले के अंदर एक रानी ही जेकी औखी रहने लगी, औखी होने लगी। बिन अब समझ बारह होगी कहानी, तो राजा के करीबी खातिर एक अलग ऑफिस अलग महल बना दियो जिसका नाम पड़ियो ओखा रानी का महल। इंग किले के अंदर की है सावन भादो झीला भी इन किले के अंदर ही है। सावन भादो झील जकी भी है बा किसी है इन किले के अंदर ही है। कौन सा किला? अचलगढ़ का किला। कौन सा किला मेरे साथियों? अचलगढ़ का किला। कुंभा के भी कुछ स्मारक इसी किले के अंदर है, ये बात आप ध्यान में रख लेना। कुंभा का राज प्रसाद भी इसी किले के अंदर है, ये बात भी ध्यान में रखना है। कुंभा द्वारा निर्मित, आपको पता है कुंभा ने 3 मंदिर बनवाए थे। कुंभलगढ़ के अंदर है, अचलगढ़ के अंदर भी वो मंदिर है। कौन सा मंदिर हो सकता है? बात करें हम कुंभा के द्वारा निर्मित, महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित क्या होगा? कुंभ स्वामी। कुंभलगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़ के अंदर ये जो है 3 मंदिर है कुंभ स्वामी के मंदिर। कुंभ स्वामी का मंदिर जो है ये कहाँ पे निर्मित है? भाई अचलगढ़ में भी निर्मित है। महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है? कुंभ स्वामी मंदिर। और देखो, और बात करें हम इस किले के अंदर और क्या है, तो इस किले के अंदर जैन मंदिर भी है। क्या है? इस किले के अंदर जैन मंदिर भी है। तो कौन सा जैन मंदिर है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करके आते हैं, जब इधर अचलगढ़ की तरफ चलती हैं तो पार्श्वनाथ की बात करते हैं। उनसे पहले मैं बात करूं तो विद्यमान किले में, ये जो किला है इस किले में ऋषभ देव भी, जैनों के ऋषभ देव व पार्श्वनाथ, इन दोनों की मंदिर है। ऋषभ देव व पार्श्व देव यानी 2 जैन मंदिर है इस किले के अंदर। क्या है? 2 जैन मंदिर है इस किले के अंदर। कौन कौन से? ऋषभ देव व पार्श्वनाथ, 2 जैन मंदिर भी इसी किले के अंदर है। तो ये किले के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अचलगढ़ का किला माउंट आबू सिरोही के अंदर गिरी दुर्ग की विशेषता रखता है। शुक्र नीति के अनुसार परमार वंश के शासकों द्वारा निर्मित किला है। पुनः निर्माण की बात करें तब महाराणा कुंभा द्वारा इसका पुनः निर्माण होता है। बनाने का यानी निर्माण का उद्देश्य क्या था? इस किले के निर्माण का उद्देश्य था कि मेवाड़ को गुजरात से संबंधित
जो आक्रमण होते हैं उनसे सुरक्षित करा जा सके इस किले को। इस किले के अंदर कुंभा का राज प्रसाद भी है, कुंभा के राज प्रसाद भी इसी किले के अंदर है। ओखा रानी का महल भी इसी किले के अंदर है। सावन भादो झील भी इसी किले के अंदर है। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी मंदिर भी इसी किले के अंदर है। जैनों के ऋषभ देव व पार्श्वनाथ, जैनों के ऋषभ देव व पार्श्वनाथ दोनों व्यक्तियों के 2 जैन मंदिर इसी किले के अंदर स्थित है। ये सारी की सारी जानकारी किस किले के बारे में मेरे साथियों, अचलगढ़ के बारे में है। तो हमने इस क्लास के अंदर शिवाना, लोहागढ़ व अचलगढ़ किले के बारे में पढ़ा है, जो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारे आज की इस क्लास के अंदर हमारे राजस्थान के महत्वपूर्ण किले व दुर्ग जो है ये समाप्त हो गए हैं। कल हम मिलेंगे इसी द्रोणा पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे एक नए टॉपिक के साथ में। तो आशा करता हूं आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर करना और उन साथियों को बताना कि द्रोणा पीसीएस के प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को ऑन करिए, ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है ये समय समय पे उनको मिल सके और वो क्लास का लाभ उठा सके, आनंद ले सके। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।